नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब न्यूज़ और मैं अंकित आपके लिए लेकर आ गया हूं वीकली करंट अफेयर, जिसमें हम बात करने वाले हैं अक्टूबर के थर्ड वीक में जो करंट अफेयर बना है उसकी, और साथ साथ जो पीछे आपने करंट अफेयर पढ़ रखा है उसको यहाँ पर हम रिवीजन के माध्यम से दोबारा से पढ़ लेंगे, जिससे कि हमें दोबारा से वो करंट अफेयर आ जाए और एक बार हमारी आंखों से चला जाएगा तो हमें याद भी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो लाइक करके और अपने दोस्तों तक शेयर करके जरूर जाइएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, इसरो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसे ऑपरेशनल सिस्टम को बदलने के लिए किस नए लॉन्च व्हीकल को विकसित कर रहा है? तो ऑप्शन है आपके पास यहां पे और आंसर हो जाएगा NGLV। NGLV को डेवलप कर रहा है इसरो। आपको बता दूं NGLV की फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है। याद रखिएगा NGLV की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इसका जो डिजाइन है ना बिल्कुल साधारण है। याद रखेंगे इसका जो डिजाइन है बहुत ज्यादा साधारण है, और ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें पेलोड की क्षमता को दोगुना कर देगा, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और इसरो इसको डेवलप कर रहा है। इसरो की बात की जाए तो S सोमनाथ जी, ये जो है S सोमनाथ जी, ये इस समय पर इसरो के हेड हैं। इसरो को फाउंड किया गया था 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय इसका बेंगलुरु, जो कि कर्नाटका की कैपिटल, उसमें अवेलेबल है। ठीक, अब ये क्वेश्चन कौन सा था? ये क्वेश्चन था साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, जिसमें हम अब रिवाइज कर लेते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है यहां पर कि नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन खोजा है। आपसे पूछा जा सकता है किस स्पेस एजेंसी ने ऐसा कार्य किया है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और लार्सन एंड टर्बो, ये दो कंपनियां हैं। इन दोनों को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने PSLV बनाने का एग्रीमेंट किया है। आपको बता दूं 5 PSLV ये दोनों कंपनियां मिलकर बनाएंगी, जिसका एग्रीमेंट किसने किया है? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये एग्रीमेंट किया गया। अगला है, इन स्पेस ने भारत में निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष प्रक्षेपण, जो प्रक्षेपण होते हैं अभी इसरो वगैरह ज्यादातर करते हैं, तो अंतरिक्ष प्रक्षेपण की शुरुआत के लिए इन स्पेस ने 2 स्पेस स्टार्टअप को मंजूरी दी है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है, और एग्जाम में आपको पता है यूनिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरुड़ एरोस्पेस मलेशिया में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट को स्थापित करेगा। यह भी इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जाएगा क्योंकि इंटरनेशनली कुछ भारत की कंपनी कर रही है। और याद रखेंगे इसरो ने 2024 तक अपना प्लान किया है, क्या कि 2024 तक वो अपने प्लान के अंतर्गत शुक्र मिशन को लॉन्च कर देगा, दिसंबर 2024 तक। ठीक है, और अगला है IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने जो ठोस अपशिष्ट होते हैं उनसे ऊर्जा का रूपांतरण करने वाली तकनीक को डेवलप कर चुका है। याद रखेंगे IIT खड़गपुर ने ऐसा किया है। ये सारे क्वेश्चन स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिवाइज करेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो स्किप हो जाएगा। IIT खड़गपुर की जगह IIT गुवाहाटी पर चला जाएगा। रेगुलर रिवाइज होगा तो आपको याद रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जेल के अंदर कैदी को जीवन साथी के साथ एकांत मिलने की सुविधा, या फिर कह सकते हैं कॉन्जुगल विजिट, आप यहां पर देख सकते हैं, और या दाम्पत्य मिलन देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? याद रखेंगे यह पहला राज्य बना है पंजाब। भगवंत मान यहां पर चीफ मिनिस्टर है, उनके द्वारा ही अनाउंस किया गया। याद रखिएगा कैदियों को दाम्पत्य मिलन के लिए यहां पर सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी जेल में। पंजाब के जो लुधियाना सेंट्रल जेल है, 3 अक्टूबर से ये पूरी सिस्टम को तैयार किया गया है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है पंजाब ने ऐसा किया है, और इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है क्योंकि नए नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, नए नए उनके फैसले आ रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पंजाब की बात करें तो पंजाब राजधानी है इसकी चंडीगढ़, CM है भगवंत मान, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन है स्टेट से रिलेटेड,
मतलब आपको स्टेट से रिलेटेड जो करंट अफेयर पहले बना है उसको रिवाइज कर लेना चाहिए। जैसे कि इस स्लाइड में मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है, उड़ीसा की जो स्कूली बच्चे हैं उनके बीच में फुटबॉल को प्रचलित करने के लिए, फुटबॉल को फेमस बनाने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल जो पहल है, कैंपेन है, इसको लॉन्च किया है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने, है ना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी कौन है? ये खेल मंत्री हैं, इस समय पर खेल मंत्रालय संभाल रहे हैं और साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। याद रखिएगा, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन अनुराग ठाकुर जी ने किया है, केंद्रीय मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है गुजरात से। गुजरात के मोडेरा, जो गुजरात का मोडेरा है वो भारत का पहला सौर संचालित गांव बना है। याद रखिएगा, मोडेरा पूछा जा सकता है, गुजरात का है ये, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन किया। याद रखिएगा, ये जो फोर्थ पॉइंट है ये वही है। बीडी मिश्रा जी ऑलरेडी ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का पद संभाल रहे हैं। अब इनको मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। याद रखेंगे, सत्यपाल मलिक जी की जगह इन्होंने ली है, यह भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन केरल से है। केरल का पुल्लमपारा, कौन सा? पुल्लमपारा केरल का ऐसा मतलब पंचायत, ग्राम पंचायत बनी है जो कि पूर्ण डिजिटल साक्षर हो चुकी है। याद रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए हैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? वैसे पूरी पढ़ाई ये हिंदी में नहीं कर रहा है, सिर्फ छोटा सा पार्ट हिंदी में कर रहा है, लेकिन आगे चल के इसका प्लान यही है और ये राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ने ये अनाउंस पहले ही कर दिया था, लेकिन अब इसकी बुकें वगैरह छप गई हैं और अमित शाह जी जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया भोपाल में। याद रखेंगे, भोपाल में जो इनकी बुकें हैं उनको लॉन्च किया गया है। तीन, अभी इनिशियल स्टेज में 3 बुकों को लॉन्च किया गया है। कौन कौन सी? तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये 3 बुकें हैं जिनको हिंदी में लॉन्च कर दिया गया है। पहले साल के जो स्टूडेंट होते हैं एमबीबीएस के, वो इनको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे चल के पूरा प्लान है कि हिंदी में पूरा कोर्स स्टार्ट किया जाएगा मध्य प्रदेश का। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश आपको पता है सेंटर में है और इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल है, मतलब मंगू भाई छगन भाई पटेल उनका नाम है, ठीक। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहां रखी है? तो याद रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश। कहां पर? ये आप देख रहे होंगे, तस्वीर आपको दिखेगी, ये तस्वीर है उस टाइम की जब वो उद्घाटित कर रहे थे। तो हिमाचल प्रदेश के ऊना में ऐसा कार्यक्रम हुआ है। याद रखिएगा, यहां पर ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऊना, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जानने से पहले, जो ड्रग पार्क है इसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी जी यहां पर रखते हुए आपको दिख रहे होंगे। और ये जो ड्रग पार्क है इसका लक्ष्य क्या होगा, काम क्या करेगी ये? तो जो हमारे फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है, मतलब दवाइयों से रिलेटेड जो क्षेत्र है, उसको आत्मनिर्भर बनाने में ये सहयोग करेगी, ठीक है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, हिमाचल प्रदेश की यहां बात हुई है तो हिमाचल प्रदेश को पूरा रिवाइज कर लेते हैं, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को। तो यहां पर हिमाचल प्रदेश के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे हिमाचल प्रदेश को स्टेट के रूप में कब डेवलप किया गया? तो 1971 में स्टेट के रूप में इसको डेवलप किया गया। इसकी कैपिटल शिमला है और धर्मशाला है। शिमला
समर की कैपिटल है और विंटर की कैपिटल धर्मशाला है। इसकी जो राजभाषा है वो हिंदी और संस्कृत है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, लेकिन ये चेंज भी हो सकते हैं क्योंकि यहां पर चुनाव का अनाउंसमेंट हो चुका है। विधानमंडल इनका एक सदनी है। एक सदनी का मतलब जहां पर विधानसभा है और विधानसभा में इनके पास सीट है 68, यहीं पर चुनाव होंगे। ठीक है, इन्हीं विधानसभा के 68 सीट्स के लिए चुनाव होगा। राज्यसभा की यहां से 3 सीट आती हैं, 3 सीट आती हैं और 4 सीट आती हैं लोकसभा की। यह हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज थी। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, अगर आप वीकली डेज की और हमारे टेस्ट वगैरह में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल आपको दी हुई है, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जितनी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो जितनी भी हमारे द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं वो आपको उसके माध्यम से अपडेट और प्लस टाइम पर मिलती रहेंगी। उम्मीद करूंगा आप अगर इसको ले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऊना का उद्घाटन किया। मतलब ऊना में है, वहीं पर उद्घाटन किया है। ये जो उद्घाटन किया है ये किस राज्य में है? बहुत आसान, अभी पिछला क्वेश्चन हमने ऊना का ही पढ़ा है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये IIIT को उद्घाटित किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री जी दौरे पर थे, 13 अक्टूबर 2022 की बात है, जब उन्होंने ऊना में 16 गांव है वहां पर IIIT ऊना का उद्घाटन किया। उद्घाटन की आप तस्वीर देख ही सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य की स्थापना को किस राज्य ने अधिसूचित किया है? आपको बता दूं, स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य आपसे पूछा जा रहा है कि यह किस राज्य के द्वारा इसको अधिसूचित किया जाएगा। तो आंसर होगा कहां पर? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, तमिलनाडु में इसको अधिसूचित करने की घोषणा की है। यह आपका आंसर बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये देश का पहला स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य है जिसको तमिलनाडु सरकार के द्वारा 12 अक्टूबर को अधिसूचित किया गया और इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला है। ठीक है, किस अधिनियम के तहत ये जो पावर है ये मिलती है? तो आपको बता दूं, ये जो अधिनियम है राज्य सरकार के पास, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत, 1972 में एक धारा है उसके अंतर्गत इनको पावर मिलती है। ठीक है, लॉरिस अभ्यारण्य, स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य याद रखेंगे। अब तमिलनाडु की इंफॉर्मेशन है ये, तो तमिलनाडु की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कैपिटल इसकी चेन्नई है। MK स्टालिन इनके चीफ मिनिस्टर हैं और राज्यपाल RN रवि साहब हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस 2022 मतलब वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फूड डे की यहां पर बात की जा रही है। याद रखेंगे, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को, कब? 16 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 1945 की बात है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन मतलब FAO आपने सुना होगा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को। इसीलिए इस दिवस को, विश्व खाद्य दिवस को हम 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है सेफर फूड बेटर हेल्थ। क्या? सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। अब ये क्वेश्चन किसका है? आप कहोगे दिवस का क्वेश्चन है, आप पिछले मंथ का जो दिवस के क्वेश्चन है वो रिवाइज कराएंगे। बिल्कुल नहीं, अभी इस मंथ में काफी सारे आपने डेज को पढ़ लिया है, तो मैं इस मंथ में जो भी आपने डेज पढ़े हैं उनको मैं यहां पर रिवाइज कराऊंगा। ये रहे, यहां पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला जो दिवस है आपको रिवाइज होना चाहिए और होगा भी, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, जिसको आपने 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया। विश्व छात्र दिवस आपने 15 अक्टूबर को, APJ अब्दुल कलाम जी का इस दिन बर्थडे पड़ता है, उस दिन आपने इस डे को ऑब्जर्व किया।
अगला है विश्व मानक दिवस, जो कि आपने 14 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया। अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस आपने 13 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया। विश्व गठिया दिवस, आर्थराइटिस डे, जिसको आपने 12 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस आपने 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया। क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि अब ये हमने अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पढ़ा है, अच्छा राष्ट्रीय बालिका दिवस भी तो होगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है विश्व डाक दिवस हमने 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया और भारतीय वायु सेना दिवस हमने 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया, क्योंकि वायुसेना को हमने 1932 को इसी दिन स्थापित किया था। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, क्वेश्चन विश्व शिक्षक दिवस को अगर 5 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को कब ऑब्जर्व किया जाता है? कमेंट बॉक्स में आपके लिए इस स्लाइड से 2 क्वेश्चन होगा, एक तो यहां से और एक यहां से। अगला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन के माध्यम में मतलब माह की बात की जा रही है। स्तन कैंसर जागरूकता दिवस, जागरूकता माह हमने कब ऑब्जर्व किया है? तो अक्टूबर, पूरे अक्टूबर में हम इसकी जागरूकता को ऑब्जर्व करते हैं। और अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी के बर्थडे पर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं 2 अक्टूबर को। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो आपने इस पूरे मंथ में पढ़े हैं डेज से रिलेटेड, उनको मैंने यहां पर रिवाइज करा दिया। उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है जिसमें केंद्र सरकार ने भारत के पहले केबल स्टैंड कम सस्पेंशन ब्रिज, मतलब अंग्रेजी में अगर बोले तो केबल स्टेड कम सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किस नदी पर करने की मंजूरी दी है? तो आपको बता दूं, ये जो मंजूरी है ये केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है कृष्णा रिवर पर, और कृष्णा रिवर पर ये मंजूरी दी गई है, याद रखेंगे। तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये पहला, देश का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, केबल स्टैंड कम सस्पेंशन ब्रिज। इंग्लिश में अगर जानना चाहें तो केबल स्टेड कम सस्पेंशन ब्रिज, केबल के माध्यम से ब्रिज को स्टैंड कराया जाएगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने कृष्णा रिवर पर इसको बनाने की घोषणा की है। और कृष्णा रिवर आपको बता दूं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ज्यादातर बहती हुई जा रही होती है, वहीं पर इसको डेवलप करने की घोषणा की गई है। अब कुछ इस तरीके की उसकी तस्वीर होगी, आप देख सकते हैं, जब बन जाएगा तो इस प्रकार का कुछ आपको दिखेगा। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। पहले 3 थी लेकिन अब फाइनली 1 हो गई है, अमरावती। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। अब यहां पर तेलंगाना की भी बात हुई है, तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन है। अब तमिलसाई सुंदरराजन किसी यूनियन टेरिटरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, किसकी, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए थोड़ा इंटरेक्ट करते हुए चलते हैं जिससे कि आपको भी मजा आए और आप भी आंसर दें, तो आपका भी नॉलेज इंप्रूव होती रहे, बढ़ती रहे। और अगर आपको ना पता हो तो आप सर्च मार लीजिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर क्षेत्र मतलब जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के विकास के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल मतलब प्रधानमंत्री जी उसके अध्यक्ष थे उस बैठक के, और उसमें पीएम डिवाइन को मंजूरी दी गई है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में विकास जो इंप्रूवमेंट है, डेवलपमेंट है, लाने की कोशिश की जाएगी तीव्र गति से। तो याद रखिएगा पीएम डिवाइन यहां पर बिल्कुल सही होगा। इसकी अनाउंसमेंट बजट में की जा चुकी थी। निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रही हैं, उनके द्वारा यह अनाउंसमेंट की जा चुकी थी, लेकिन अब इसमें मुहर लग चुकी है और केंद्र सरकार इस पर पूरा पैसा खर्च करेगी। पीएम डिवाइन की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, डिवाइन का मतलब है डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो इस पीएम डिवाइन योजना को स्टार्ट किया गया है, ये 2022 और 2023 के सेशन से स्टार्ट करके 2025 और 2026 के सेशन तक करवाया जाएगा, मतलब लागू किया गया। उसके बाद
अगर जरूरत पड़ेगी तो एक्सटेंड किया जाएगा। 15वें जो वित्त आयोग है ना, एनके सिंह साहब, एनके सिंह साहब का जो बचा हुआ कार्यकाल है उसी के लिए मंजूरी इसको दी गई है। अब जो पीएम डिवाइन है, याद रखिएगा, पीएम डिवाइन जिससे बेनिफिट होगा, युवाओं और महिलाओं को सक्षम बनाने की कोशिश यहां पर होगी, बुनियादी ढांचे का विकास करने की कोशिश होगी, सामाजिक विकास परियोजनाओं को सुचारू रूप से और तीव्र गति से चलाने की कोशिश होगी, रोजगार की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास यहां पर होगा। तो याद रखिएगा, ये कुछ चार बिंदु हैं जिन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा पीएम डिवाइन के माध्यम से। अब जो पीएम डिवाइन आपने पढ़ तो लिया, नॉर्थ ईस्ट में ये डेवलप हुई है, मतलब नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाई गई है। नॉर्थ ईस्ट में है कितने स्टेट? तो देखिए, 7 सिस्टर के नाम से जो प्रचलित राज्य है वो, और साथ साथ सिक्किम को, जो सिक्किम आपको पता है 1975 में भारत में इंक्लूड हुआ था, इन 8 देशों को इंक्लूड किया गया है नॉर्थ ईस्ट में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान थोड़ा सा खराब होता जा रहा है काफी समय से, और आपको बता दूं भारत का स्थान 107 रहा है। कितना रहा है? 107। याद रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अगर आपको लग रहा होगा ठीक है, अगर 150 देश हैं तो ठीक है, लेकिन आपको बता दो सिर्फ और सिर्फ 121 देश, 121 देशों में भारत की भुखमरी में रैंक कितनी है? 107। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर बात की जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो भारत का स्कोर कुछ अच्छा नहीं रहा है, लेकिन 29.1 आप याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। निचले पायदान पर कौन रहा है? तो निचले पायदान पर यमन, मतलब यमन की रैंक 121 रही है। याद रखेंगे, यमन है। यमन कितना है? 121 रैंक पर। मतलब यहां पर जो भुखमरी की सिचुएशन है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। कुछ मैप के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपको बताया गया है कि कैसी कैसी कंडीशन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में है। तो आप देख सकते हैं, ये साउथ अमेरिका है जिसमें काफी ठीक ठाक कंडीशन है, और आप यूरोप की जगह देख सकते हैं, और एशिया का ऊपर वाला पार्ट देख सकते हैं, वहां पर ठीक ठाक सिचुएशन है। लेकिन भारत में और अफ्रीका में ये दोनों मतलब सीरियस पोजीशन पर है। याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भुखमरी की सिचुएशन है भारत में। अब पिछले वर्षों की अगर बात करें तो पिछले वर्षों में भारत की 2021 में रैंक थी 101, और उसके बाद उससे पिछले की बात करें तो उसी तरीके से डाउन रहती गई है। 2020 की बात करें तो भारत की रैंक थी 94, और 2019 की बात करें तो भारत की रैंक थी 102। तो रैंक रेगुलरली डाउन होती गई है, देख सकते हैं, है ना। लेकिन इस बार की आपको रैंकिंग याद रखनी है। इस बार की भारत की जो रैंकिंग है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कितनी? 107। और अगर आप चाहें तो 2021 की भी याद कर सकते हैं, 101 है भाई। ये दो रैंक आपको याद करनी है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी ने किस न्यूक्लियर सबमरीन से अक्टूबर 2022 में सफलतापूर्वक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? तो आपको बता दूं यह लॉन्च किस सबमरीन का यूज करके किया गया? तो आईएनएस अरिहंत यहां पर बिल्कुल सही होगा। क्या? आईएनएस अरिहंत। तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, यह तस्वीर है आईएनएस अरिहंत की। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्म्ड फोर्सेस बैटल कंजुअल्टी वेलफेयर फंड में आम नागरिक के योगदान के लिए एक वेबसाइट को लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? तो आपको बता दूं, ये जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं इनके बेनिफिशियल के लिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, और इसका नाम है मां भारती के सपूत। क्या है? मां भारती के सपूत। देख सकते हैं, ये है थोड़ा लोगो सा बना रहा, मतलब पूरा पेज सा डेवलप किया हुआ है, और मां भारती के सपूत नाम की एक वेब पोर्टल को हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए यहां पर
इसमें बेनिफिट क्या होगा थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। तो ये जो मां भारती के सपूत है, जिसमें जो नागरिक, कॉर्पोरेट, बैंक और फिर कोई और प्रमुख हैं, उनमें उद्योगपतियों की ओर से सैनिकों को और उनके परिवारों को कल्याण वाली जो कल्याण करने के लिए उनके तरफ से जो योगदान होगा वो दिया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मुर्मू ने किस आईआईटी में सुपर कंप्यूटर की सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया है? तो जो सुपर कंप्यूटर है परम कामरूप का, हमारी द्रौपदी मुर्मू जो इस समय पर प्रेसिडेंट है 15th नंबर की, उनके द्वारा किया गया है। किस आईआईटी में? तो आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी में ये किया गया है। याद रखेंगे, आईआईटी गुवाहाटी में इसका इनॉग्रेशन हमारे प्रेसिडेंट साहब जी के द्वारा किया गया। ठीक, ये तस्वीर आप देख सकते हैं और ये है परम कामरूप, यहां पर इसको भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए, और परम कामरूप की बात करें तो परम कामरूप सुपर कंप्यूटर है, ये आप एक देख सकते हो, लेकिन थोड़ी सी और चर्चा करना चाहूंगा। क्या चर्चा है कि इससे पहले भी बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स को अलग अलग जगह पर लॉन्च किया गया, जैसे कि परम शिवाह आईआईटी बीएचयू में, परम संगननाकी आईआईटी कानपुर में, परम प्रवेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में और परम गंगा को आईआईटी रुड़की में। और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो परम गंगा मैंने बताया आईआईटी रुड़की में, ये कई बार अभी रेलवेज के एग्जाम चले हैं, वहां पर पूछा गया है। आपने अगर दिया है और एनालिसिस वगैरह देखे हैं तो उससे आपको क्लियर भी होगा। ठीक है, और याद रखेंगे कि दुनिया का अगर सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की बात करें तो फ्रंटियर है यूएसए का। अगला क्वेश्चन, वुमेन एशिया कप 2022 हुआ, जिसमें कौन सी टीम चैंपियन बन गई है? तो जो वुमेन्स एशिया कप हुआ है 2022 में, उसमें कौन सी टीम विजेता बनी है? तो आंसर होगा भारत। कौन सी बनी है? भारत। यहां पर आंसर बिल्कुल सही होगा। आप देख सकते हैं भारत ने यहां पर जीत दर्ज की है, याद रखेंगे। और यह तस्वीर आप देखकर पहचान सकते हैं कि भारतीय टीम ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया। क्यों किया? क्योंकि अभी तक सिर्फ 8 बार इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। किसको? वुमेन्स एशिया कप को। और भारत के द्वारा इसे 7 बार जीता गया है। एक बार कोई और टीम जीती है, आगे बताता हूं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बढ़िया परफॉर्मेंस किया भारत ने और विजेता बन गई। अगला क्वेश्चन, वुमेन्स एशिया कप 2022 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? अब यहां पर टीम भी इंपॉर्टेंट है। भारत जीती है तो कौन सी टीम हारी है? श्रीलंका। श्रीलंका यहां पर आंसर बिल्कुल सही होगा। भारत ने श्रीलंका को 8 विकेटों से हरा दिया। बॉलिंग बहुत अच्छी रही, मतलब बहुत ही लो स्कोर बनाया। उसके बाद श्रीलंका के पास कुछ था नहीं मैच में। श्रीलंका 8 विकेट से हारी है। अगला क्वेश्चन है, आप यहां पर पहले चैंपियंस को देख सकते हैं। वुमेन्स एशिया कप 2022 में इन्होंने जीत दर्ज की है। अगला क्वेश्चन है, वुमेन्स एशिया कप 2022 में किस प्लेयर को फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला है? तो फाइनल मैच की यहां पर बात की जा रही है। यह है बॉलर, बॉलिंग उन्होंने की है बहुत तगड़ी। इनका नाम है रेणुका सिंह। याद रखिएगा, रेणुका सिंह को यहां पर अपनी शानदार बॉलिंग के लिए अवार्ड मिला है। फाइनल में इनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। ठीक है, इन्होंने 3 ओवर फेंके थे और 5 रन खर्च करके 3 विकेट ली हैं। T20 फॉर्मेट का ये जो टूर्नामेंट था वो हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यहां पर आप रेणुका को भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वुमेन्स एशिया कप 2022 में किस प्लेयर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है? मतलब पूरे टूर्नामेंट में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया इन्होंने। आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा। कौन? दीप्ति शर्मा। याद रखिएगा, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर है, मतलब बॉलिंग भी करती हैं और बैटिंग भी करती हैं। ऑलराउंडर की तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस किया, इसीलिए इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला। 8 मैच इन्होंने खेले, 13 विकेटें ली और 94 रन का योगदान दिया पूरे टूर्नामेंट में। ये जो क्वेश्चंस मैंने 4 किए हैं अभी सीक्वेंस से, कौन से थे? स्पोर्ट्स के। मतलब हमको स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना चाहिए, जिससे कि पीछे वाले क्वेश्चन भी हम भूले ना। करने चाहिए ना, तो करते हैं। यहां पर ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए लिखे हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी। कौन नहीं जानता इनको? सभी जानते हैं। इन्होंने सीएसके अकादमी, चेन्नई सुपर किंग अकादमी का उद्घाटन किया। कहां पर किया? अब नाम ही चेन्नई सुपर किंग है,
सीएसके है तो चेन्नई में ही किया होगा, याद रखेंगे। 36 नंबर का नेशनल गेम हुआ, राष्ट्रीय खेल हुआ 2022 में, कहां पर गुजरात में। गुजरात में हुआ और वहां पर योगासन नाम की प्रतियोगिता हुई। योगा के अलग अलग मुद्राएं यहां पर बनाई गई जो कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा, और इसमें पूजा पटेल, कौन? पूजा पटेल यहां पर गोल्ड पाने वाली पहली बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अक्टूबर 2023 में जो राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स होंगे 37वें नंबर के, वो कहां होंगे? गोवा में होंगे, अनाउंस हो चुका है, याद रखिएगा। तो हरमनप्रीत सिंह जो कि मेन में और फेलिक्स एल्बर्स जो कि वुमेन में, इन दोनों को FIH की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसने प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया। मेन में कौन? भारत के उप कप्तान हॉकी में कौन है? हरमनप्रीत सिंह, और फेलिक्स एल्बर्स ये वुमेन में, इन दोनों को एक खिताब मिला है। शेष भारत ने सौराष्ट्र को हरा दिया, शेष भारत ने सौराष्ट्र को हराया और ईरानी ट्रॉफी को जीत लिया है। ईरानी ट्रॉफी भारत में, मतलब भारत की घरेलू क्रिकेट ट्रॉफी है, याद रखिएगा। दिलीप ट्रॉफी भी घरेलू है और क्रिकेट की घरेलू ट्रॉफी है, जिसमें वेस्ट जोन ने साउथ जोन को हराया है, ये भी याद रखेंगे। अगला है प्रणव आनंद, कहां से बिलोंग करते हैं? किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? कर्नाटक से, कर्नाटक बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं और 76 नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो आंसर होगा विश्वनाथन आनंद। कौन थे? विश्वनाथन आनंद। 76 नंबर के कौन है? प्रणव आनंद, याद रखिएगा, ये बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं, है ना। एशिया कप 2022 हुआ। एशिया कप 2022 में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया, यहां पर याद रखिएगा। इसको यूएई में ऑर्गेनाइज कराया गया था एशिया कप 2022 को। अच्छा, ये जो ऊपर आपने एशिया कप, अच्छा पहले अभी आपने फीमेल्स वाला अभी एशिया कप पढ़ा है, फीमेल्स वाला एशिया कप कहां ऑर्गेनाइज कराया गया? कहां कराया गया? आप कहोगे बांग्लादेश में कराया गया। कहां? बांग्लादेश में। याद रखिएगा, ये वाला जो एशिया कप है ये मेंस का है, जो अभी पढ़ा है हमने वो किसका है? वुमेन्स का। वुमेन्स वाला बांग्लादेश में हुआ और जो मेंस वाला वो यूएई में हुआ। दोनों याद रखेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए ये हमने क्वेश्चन रिवाइज कर लिए हैं, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, जो अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन, गरीबी इरेडिकेशन डे है, जिसको हम 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा 17 अक्टूबर को इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। इसको 1992 से यूनाइटेड नेशन महासभा के द्वारा अनाउंस किया गया था। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि कब से इसको मनाया जा रहा है, तो 1992 में अनाउंस हुआ था, 1993 से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। बात की जाए इसकी थीम की, तो थीम याद रखिएगा, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। क्या है? डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, ये इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। याद रखेंगे 16 अक्टूबर यहां पर बिल्कुल सही होगा। 16 अक्टूबर को इस डे को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये जो डे है ये NSG की जो वीरता है उसको दिखाता है, और इस डे पर जितने भी अचीवमेंट्स हैं NSG से रिलेटेड वो यहां पर उसको प्रमोट करने के लिए, उनके जो अंदर उत्साह भरने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। इनके डीजी इस समय पर MA गणपति साहब हैं। कौन है? MA गणपति साहब। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में पाए गए? तो 2020 के अनुसार, मतलब 2022 में रिपोर्ट आई है और 2020 की बात यहां पर की जा रही है, और आंसर होगा भारत। भारत में सबसे ज्यादा गरीब यहां पर पाए गए, तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, याद रखेंगे ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात यहां पर की जा रही है। 2022 की रिपोर्ट है, 2020 को यहां पर बेस बनाकर बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार किस राज्य में गरीबी सबसे तेज कम हुई है?
देश में तो भारत है जिसमें सबसे ज्यादा गरीब है, लेकिन अगर सबसे कम गरीबी मतलब तेजी से गरीबी कम हुई है तो इसमें आंसर होगा कौन? बिहार राज्य। बिहार राज्य यहां पर सबसे कम गरीब, यहां पर मतलब गरीबी बहुत कम हुई है इनके अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा तेजी से कम होने वाले में बिहार यहां पर सबसे ऊपर है। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 की। ठीक, यहां पर इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहां पर? न्यूयॉर्क में। याद रखेंगे न्यूयॉर्क यहां पर आंसर होगा। और इसको स्थापित कब किया गया? तो इसको स्थापित 1945 में किया गया। इसके सदस्य इस समय पर 193 हैं। जो अगर इसकी आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो 6 भाषाएं आधिकारिक हैं, मतलब वहां पर यूज में आती हैं। और याद रखिएगा ये आपसे पूछी जाती हैं। कौन कौन सी हैं? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। ये 6 भाषाएं हैं जो कि आधिकारिक भाषा के तौर पर यूनाइटेड नेशन में यूज की जाती हैं। यहाँ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, 9th नंबर के हैं। नंबर भी इनका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां किया है? तो पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन 2022 का किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया। और इसको जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वहां पर इसको आयोजित किया गया 17 अक्टूबर को। ध्यान रखेंगे कहां पर है वो? नई दिल्ली में है। नरेंद्र मोदी जी को आप यहां देख सकते हैं। यह है उसकी तस्वीर, उद्घाटित करते हुए तस्वीर। 2 दिवसीय कार्यक्रम है, याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर से जुड़ी किस योजना को लॉन्च किया है? तो फर्टिलाइजर से रिलेटेड कौन सी योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर यहां पर होगा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, या फिर आप ये कह सकते हैं एक देश एक उर्वरक परियोजना को इन्होंने लॉन्च किया। डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। ये प्रधानमंत्री जी ने कहां पर किया? तो आपको ध्यान रखना है ये किसान सम्मान सम्मेलन 2022 में ही किया गया। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 में इनके द्वारा लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग की तस्वीर आपके पीछे है, आप इनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत यूरिया को किस नाम से बेचा जाएगा? तो यूरिया को किस नाम से प्रधानमंत्री जी के द्वारा नामकरण किया गया और इसी नाम पर अब बेचा जाएगा? तो आंसर होगा भारत। भारत के नाम से एक ब्रांडिंग की गई है जिसके नाम से अब इसको बेचने की अनाउंसमेंट हो चुकी है। आप यहां पर देख सकते हैं भारतीय मतलब भारतीय जन उर्वरक परियोजना के अंतर्गत इसको अब बेचा जाएगा। आप देख सकते हैं हर जगह भारत है ना, हर जगह भारत यहां पर अब इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसमें सब्सिडी वगैरह इनके मतलब उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि भाई सब्सिडी वगैरह जो हम प्रोवाइड कराते हैं अब हम आसानी से प्रोवाइड करा सकेंगे। और एक ही नाम पर अगर सब्सिडी निकालेंगे तो सभी के लिए वो सब्सिडी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि यूरिया के लिए अलग निकालनी पड़ेगी, दूसरे प्रोडक्ट के लिए अलग। अगर हमने भारत के नाम से अगर कोई सब्सिडी निकाली तो सभी में अप्लाई होगी। ये इनका कहना है केंद्र सरकार का कि जो सब्सिडी की जो सुविधाएं हैं वो आसानी से और काफी सुलभ तरीके से प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में उर्वरक फर्टिलाइजर से जुड़ी किस ई पत्रिका को लॉन्च किया है? तो किस ई पत्रिका को लॉन्च किया? तो आंसर होगा इंडियन एज को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। यहां पर आप देख सकते हैं इंडियन एज नाम की एक पत्रिका है जिसको लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो सम्मेलन हुआ था वहीं पर 17 अक्टूबर को हुआ, वहां पर इसको लॉन्च किया गया। ये जो पत्रिका है ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जो उर्वरक की स्थितियां हैं उनकी जानकारी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ये जो 4 क्वेश्चन हमने पढ़े किससे रिलेटेड थे? आंसर होगा नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड है, राष्ट्रीय जो करंट अफेयर होता है उससे रिलेटेड है।
तो अब राष्ट्रीय करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि नितिन गडकरी जी ने लखनऊ में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया। रोड को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे इसका डेवलपमेंट बेहतर हो, उसके ऊपर यहां पर चर्चाएं हुई और साथ साथ यहां पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी अवेलेबल थे, योगी आदित्यनाथ जी। भारत द्वारा SCO आतंक विरोधी अभ्यास को ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसके समापन में पाकिस्तान ने भी भाग लिया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि SCO का मेंबर भारत भी है और पाकिस्तान भी है। अच्छा, क्या भारत फाउंडर मेंबर था? जब SCO को फाउंड किया गया तब से मेंबर है या बाद में बना? कब बना ये बताइए आप कमेंट बॉक्स में। थोड़ा आप भी इन्वॉल्व हो जिससे कि आपको भी मजा आए, और अगर आपको नहीं पता है तो इंटरनेट सर्च जरूर कीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, भारत और पाकिस्तान दोनों ऐसे देश हैं जो दोनों ने सेम ईयर एंट्री मारी थी SCO में, और SCO में इस समय पर कितने मेंबर हैं? 9 मेंबर हैं। लास्ट वाला कौन जुड़ा है? ईरान। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विवाहित और अविवाहित जो महिलाएं हैं उनको गर्भपात का अधिकार, समान गर्भपात का अधिकार दे दिया है। कितने वीक का अधिकार दिया है? तो आंसर होगा 24 वीक का। पहले जो शादीशुदा महिलाएं थी, विवाहित महिलाएं थी, उनको 24 वीक का था और अविवाहित को 20 वीक का था, लेकिन अब दोनों को कितना कर दिया गया? 24 वीक का कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, CBI ने 21 राज्यों में छापे मारे हैं। किस चीज के लिए? तो बता दूं, बाल यौन शोषण के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया, मेघचक्र के तहत उन्होंने छापे मारे हैं, जिससे कि बाल यौन शोषण को रोका जा सके। जो बाल यौन शोषण का कंटेंट है वो क्लाउड स्टोरेज के माध्यम से ट्रांसफर किया जा रहा था, इसीलिए जो इस ऑपरेशन का नाम मेघचक्र रखा गया। याद रखेंगे, 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे ना तो पेपर तक याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां पर डेवलप होगा? तो आंसर होगा तेलंगाना। नवनिर्मित स्टेट है, वहां पर इसको डेवलप किया जाएगा। तेलंगाना 2014 में भारत का 29th स्टेट बना था। अभी यूपीपीटी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया। याद रखेंगे, जब तेलंगाना की बात होगी तो तेलंगाना तो 29th स्टेट था, लेकिन इस समय पर 29 स्टेट नहीं है। कितने हैं? 28 स्टेट है भारत में और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। दोनों चीज याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस समय पर 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन तेलंगाना कौन सा स्टेट बना था? 29th स्टेट बना था। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं आपको रिवीजन के माध्यम से काफी कुछ समझने में आसानी हो रही होगी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारत में क्रिकेट कंट्रोल करने वाली ये बॉडी है, बहुत पैसे वाली है दुनिया में। अगर बात करें कि BCCI के एंग्लो इंडियन अध्यक्ष कौन बने हैं, मतलब ये पहले हैं जो कि एंग्लो इंडियन बन रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं, इनका नाम है रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी। ये आप इनको देख सकते हैं, ये है इनकी तस्वीर। भारत 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, उसमें ये इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, उसके पार्ट रहे थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। BCCI का जो अपॉइंटमेंट पूरा सिस्टम हुआ, सिर्फ इनके पद को चेंज नहीं किया गया, और भी पद चेंज हुए, लेकिन कुछ में जो लोग अपॉइंटेड थे उसमें उन्हीं को रखा गया। जैसे कि आप यहां पर लिस्ट देख सकते हैं। BCCI के अन्य पद में सेक्रेटरी पहले भी जय शाह जी थे, उनको ही रखा गया। कोषाध्यक्ष आशीष सेलार को बनाया गया। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जी को बनाया गया। संयुक्त सचिव की बात करें तो देवजीत सैकिया को बनाया गया। और IPL के चेयरमैन सौरव गांगुली को यह पोस्ट मतलब मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने कह दिया नहीं, मेरे को नहीं बनना है। और कौन बने हैं? अरुण धूमल। सौरव गांगुली का नाम मैंने क्यों लिया? क्योंकि सौरव गांगुली BCCI के इनसे पहले अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। ठीक है, सौरव गांगुली इनसे पहले प्रेसिडेंट थे BCCI के। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रोजर बिन्नी की यह बात याद रखिएगा, 36 नंबर के प्रेसिडेंट है। कभी कभी नंबर भी आपसे पूछ लिया जाता है। यहां पर BCCI के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो 1929 को इसे फाउंड किया गया, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करने से पहले आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। ये 83 की तस्वीर है, जब जो कपिल देव की टीम थी, जीती थी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव किसने जीता? आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष पद का चुनाव था,
अभी तक क्या था कि कांग्रेस पार्टी में जो गांधी परिवार है उसी से मोस्टली जो अध्यक्ष पद थे वो बन रहे थे। काफी समय बाद अब कुछ चेंजमेंट आया है और वो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के माध्यम से। याद रखिएगा, कर्नाटका राज्य से बिलोंग करते हैं, मतलब इनकी राजनीति वहीं से स्टार्ट हुई और इनकी जो स्टोरी मैंने पढ़ी रियली बहुत इंस्पायरिंग है। पहले मेरे को लगता था कि ऐसे ही किसी मतलब कोई इनके पिताजी या कोई और होंगे, जानता नहीं था, लेकिन जब मैंने पढ़ा इनको तो सच में इंस्पायरिंग पर्सन है। बिल्कुल नीचे से किस तरीके से ऊपर आया जाता है वो इनसे आप सीख सकते हैं, काफी बेहतर इनकी स्टोरी है। याद रखिएगा, इन्होंने कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव था करीब करीब 7,000 वोटों से जीता है। इनको खुद 7,897 वोट मिले और इन्होंने शशि थरूर इनके खिलाफ थे, ये रहे शशि थरूर, इनको हराया है। इनको 1,072 वोट मिले हैं और ये है खड़गे साहब। याद रखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे इनका नाम है, कर्नाटका से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 24 साल हो गए थे, गांधी परिवार ही अभी तक अध्यक्ष बन रहा था कांग्रेस का, लेकिन अब फाइनली चेंज हुए और ये जगह लेंगे किसकी, तो आपको बता दूं सोनिया गांधी जी अंतरिम अध्यक्ष थी, उनकी जगह ये लेंगे। अगला क्वेश्चन, इंटरपोल की 90 नंबर की महासभा हुई। महासभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में संबोधित किया? अब जो इंटरपोल की जो महासभा हुई थी 90 नंबर की, उसको नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया कहां पर? भारत में। याद रखिएगा, इसका मतलब यह है कि इंटरपोल की 90 नंबर की जो महासभा हुई है उसको नरेंद्र मोदी जी ने भारत में अगर संबोधित किया है तो भारत में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इंटरपोल की बात करें तो इंटरपोल के 195 मेंबर देश हैं। याद रखिएगा, जिसके जो मंत्री हैं, पुलिस के जो हेड हैं, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के जो प्रमुख हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। ठीक, इसको 18 से 21 अक्टूबर तक ऑर्गेनाइज कराया गया। जो स्टार्टिंग है वो नरेंद्र मोदी जी के भाषण से हुई है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इंटरपोल की बात करूं तो 1997 में भारत ने लास्ट टाइम इसको आयोजित अपने यहां किया था। उसके बाद अब भारत 2022 में इसको आयोजित कर रहा है। इंटरपोल की बात करें तो इंटरपोल अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जो कि दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी लियोन, फ्रांस में। अध्यक्ष है अहमद नासर अल राइसी। महासचिव की बात करें तो जॉर्गन स्टॉक इनके महासचिव हैं। और भारत में जो स्थापना हुई थी 1923 में, वहां पर इनका मेंबर नहीं बना था। भारत आजादी के बाद 1949 में इनका मेंबर बना था। किसका? इंटरपोल का। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको क्वेश्चन बेहतर लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, बुकर प्राइज 2022 किसने जीता है? साहित्य क्षेत्र का ये एक अवार्ड है। याद रखिएगा, इसको श्रीलंका के सेहोन करुणातिलक के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? सेहोन करुणातिलक। याद रखिएगा, बुकर प्राइज इनके द्वारा जीता गया है। श्रीलंका के लेखक हैं, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। और इनको मिला किसके लिए है? तो द 7 मून ऑन माली अल्मेडा के लिए इनको मिला है। इसके लिए द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा, साहेन करुणा तिलक, अगर आपको दिख रहा हो तो, इसके लिए इनको ये बुकर प्राइज मिला है 2022 का। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। बुकर प्राइज की बात करें तो 1969 से इसको प्रदान किया जा रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, स्वीडन का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो स्वीडन का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो आंसर होगा उल्फ क्रिस्टरसन। किसको? उल्फ क्रिस्टरसन, इनको चुना गया है। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आप इनको देखना चाहें तो यह है इनकी तस्वीर। उल्फ क्रिस्टरसन ये है जिनको स्वीडन का प्रधानमंत्री चुना गया है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। यहां पर बात की जाए स्वीडन की, तो स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। इसकी करेंसी है स्वीडिश क्रोना। याद रखिएगा, इसकी करेंसी स्वीडिश क्रोना है। अगला क्वेश्चन, भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान G20 की कल्चरल मीटिंग किस राज्यों के विश्व स्मारक स्थल पर करवाने का निर्णय लिया है?
तो आपको बता दूं, ये जो निर्णय है ये भारत G20 की जो बैठक है अगले साल मतलब 2023 में ऑर्गेनाइज कराएगा, जिसमें भारत ने इसमें कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और साथ साथ उड़ीसा और कर्नाटक के जो सांस्कृतिक स्थल है, कल्चरल जो साइट्स हैं, उनको प्रमोट कर सके। इसीलिए यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डी, इन 4 स्टेट्स में ऑर्गेनाइज कराने की घोषणा की है सांस्कृतिक बैठक। और भी अलग अलग सिटीज में होंगी, लेकिन सांस्कृतिक बैठक इन 4 राज्यों में होगी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, याद रखना है, ठीक है। किन 4 स्थल पर, किन 4 विश्व धरोहर स्थल पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा का जो किला है और ताजमहल, ये दोनों फेमस है, वहां पर ऑर्गेनाइज होगा। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में खजुराहो के जो हिंदू और जैन के मंदिर हैं, वहां पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगला अगर बात की जाए उड़ीसा की, तो उड़ीसा में सूर्य का जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो बहुत ज्यादा प्रचलित है, वहां पर ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। कर्नाटक की बात की जाए तो हम्पी के स्थल हैं, वहां पर इनको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो ये 5 साइट्स है, जहां पर जो 5 साइट्स में 5 बैठकें होंगी, लेकिन 4 राज्य हैं, ठीक है। 4 राज्यों की 5 साइट्स, 5 बैठकें होंगी अलग अलग जगहों पर। मैंने आपको सारी साइट्स बताने की कोशिश की है। G20 याद रखिएगा 19 देश है यहां पर, और एक जो यूरोपियन संघ है, यूरोपियन संघ, इसको इंक्लूड करके 20 बन जाता है। तो याद रखिएगा इसका कोई स्थल नहीं है, इसका कोई मुख्यालय नहीं है। हर साल किसी ना किसी को अध्यक्षता मिलती है, वो साल उसकी अध्यक्षता जो कर रहा होता है वही उसकी जगह हो जाती है मुख्यालय के रूप में काम करने, वही जगह उनकी मुख्यालय के रूप में काम करने लग जाती है, ठीक है। G20 की बात करें तो भारत भी इसका सदस्य है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और मैंने आपको बता दिया 19 देश और यूरोपियन संघ इसमें शामिल है। वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।